हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज है दूसरा क्लासेस जनरल एग्रीकल्चर का। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर का हम लोग आज सेकंड क्लास कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास हो चुका है, ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है, दोनों देख लेना। सब चीज़ बहुत डिटेल में हर जगह बताया जा रहा है, तो आप इसको क्या करना कि स्टार्ट से कंप्लीट करना। देखो, मैं कुछ कुछ बात बता देता हूँ। देखो, टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मेरा ईमेल आईडी भी वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर कुछ भेजना हो, कुछ मुझे मैसेजेस भेजना हो, तो आप वहाँ पे बता सकते हो। और फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, तो उससे क्या होगा, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वो पूरा ओपन है। अभी क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको पीडीएफ चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ग्रुप बना दूंगा। हाँ, एक ग्रुप बना दूंगा, मगर ये पेड रहेगा। ठीक है, और ये देखो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी उठा के आप अपना नोट्स बना सकते हो। पर इवन आपको चाहिए ही चाहिए तो मुझे फिर उसको थोड़ा सा एडिट करके डालना होगा, तो वो एक पेड ग्रुप रहेगा। तो अगर आपको चाहिए होगा पेड, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको उस ग्रुप में। ठीक है, वहाँ पे ये जितने पीडीएफ्स हैं ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है उसमें पेड ग्रुप में आने का, पर इट्स जिसको ये ही पीडीएफ चाहिए उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल एग्रीकल्चर सेकंड क्लास, पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, पहले क्लासेस में क्या किया, पहले क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस देखे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन करके 2022 के एफओ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि डिफिशिएंसी इफेक्ट्स मेजर सोर्सेस ऑफ विटामिन, राइबोफ्लेविन आया हुआ है। देखो, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, फिर हम लोगों ने नीचे गए और देखते हैं क्या क्या पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के बारे में। फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, इस आप गोल करके क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लांट्स भी पढ़े थे, हम लोग पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट एंड इंडिकेटर प्लांट्स, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले क्लास में पढ़ी थी, जनरल एग्रीकल्चर 1 क्लास। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे स्टार्ट में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है अवार्ड से। ठीक है, अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, और अवार्ड से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन से साल में आए हुए हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर अवार्ड से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 10 to 15 अवार्ड्स हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए अवार्ड दिया जाता है, फॉर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेटेड रिसर्च, बेटर इंस्टीट्यूट के लिए, बेटर रिसर्च के लिए, अगर आप साइंटिस्ट हो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। चलो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग देख लेंगे हर अवार्ड्स को। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट अवार्ड्स। इसमें हम लोग को देखना क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो अवार्ड है वो किस लिए दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक अवार्ड है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूट, आईसीआर इंस्टीट्यूट अवार्ड। ठीक है, सरदार पटेल आईसीआर इंस्टीट्यूट अवार्ड है ये। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सरदार। ठीक है, सरदार। नेक्स्ट अवार्ड हम लोग देखेंगे चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग अवार्ड फॉर कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, चौधरी देवीलाल किस लिए मिलता है, ये होता है कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये जो सरदार पटेल के अवार्ड है वो किस लिए है, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, ये चौधरी देवीलाल किस लिए, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान केंद्र के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 2019 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये भी 2019 में अवार्ड मिलने लगा था। ठीक है, चौधरी देवीलाल कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है,
ये भी आपको 2019 से स्टार्ट हुआ है। ये क्या कृषि विज्ञान केवीके के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए दिया जाता है? ये आपको केवीके के लिए दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको एक आपको है अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी ICI चैलेंज अवार्ड, ठीक है। कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी ICAR चैलेंज अवार्ड, ठीक है। ये भी आपको 2019 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज अवार्ड। ये अवार्ड देखो, चैलेंज अवार्ड क्या हुआ, जैसे कोई एक प्रॉब्लम है जो बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, उसको किसी ने सॉल्व कर दिया, तो उनको ये अटल बिहारी वाजपेयी चैलेंज अवार्ड मिलता है, ठीक है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट है, रफ़ी अहमद किडवाई अवार्ड। इसलिए क्यों होता है ये आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंसेस में आउटस्टैंडिंग रिसर्च करने वाले को ये मिलता है। कौन सा है? रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, ठीक है। ये क्यों मिलता है आपको? आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, चौधरी देवीलाल और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये दोनों में, ठीक है। देखो, चौधरी देवीलाल को अवार्ड क्यों मिलता है? कोऑर्डिनेटेड रिसर्च के लिए, और रफ़ी अहमद किदवाई अवार्ड आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिलता है फॉर डॉक्टरल थीसिस। आपका थीसिस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त अगर रहता है ना एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस में, तो आपको मिल सकता है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ठीक है। क्यों मिलता है? फॉर PG आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च, ठीक है, इन एग्री एंड अलाइड, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो 6 अवार्ड कैरी कर लिया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, ये है पंजाब राव देशमुख, पंजाब राव देशमुख फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट, ठीक है। फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट अवार्ड, ये विमेन के लिए, जो विमेन साइंटिस्ट बनते हैं ना, अगर वो बहुत ब्रिलियंट काम करते हैं ना, उनके लिए ये मिलता है पंजाब राव देशमुख, ठीक है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा ये सब अवार्ड को। एक आपको है वसंत राव नायक अवार्ड है, ठीक है। ये क्यों मिलता है? ये आपको मिलता है अगर ड्राई लैंड फार्मिंग में आपने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, ठीक है। अगर ड्राई लैंड फार्मिंग में बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया है तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? वसंत राव नायक अवार्ड, ठीक है। क्यों मिलता है ये? क्या मिलता है? आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन, आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वसंत राव नायक अवार्ड जो है। फिर आपको आउटस्टैंडिंग टीचर्स अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग टीचर हैं तो इसके लिए आपको मिलेगा डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड, ठीक है। किसके लिए होता है? फॉर आउटस्टैंडिंग टीचर, ठीक है, ओके। फिर एक आपको, अगर आप यंग साइंटिस्ट बनते हो ना, यंग साइंटिस्ट, तो उनके लिए भी एक अवार्ड रखा गया है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड,
ठीक है। ये सब अवार्ड जो है ना वो 2019 में आया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी बोले कि अवार्ड आया कब है तो दिमाग में आपको रखना है ये सारे अवार्ड 2019 में आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो तो बेहतर होगा क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा। 2019 2019 2019 2000, ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई ना उसके बाद ये अवार्ड की घोषणा की थी, ठीक है। एक्सटेंशन साइंटिस्ट के लिए भी कुछ रखा गया, ठीक है। एक्सटेंशन साइंटिस्ट अगर आप बेस्ट हो, आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट हो, तो आपके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड है। क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड, ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, ठीक है। चलो, किसके लिए आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट? एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ओके, अब आपको ट्राइबल फार्मिंग, अगर आप ट्राइबल फार्मिंग में रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, फॉर हेल्पिंग ट्राइबल पीपल्स, उनके फार्मिंग कल्चर को, उनके फार्मिंग सिचुएशन पे आप अगर रिसर्च कर रहे हो, तो आप अगर बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किए तो उसके लिए आपको मिलेगी अवार्ड जिसका नाम है फ़खरुद्दीन अली अहमद अवार्ड। फ़खरुद्दीन अली अहमद अवार्ड, ये किस लिए मिलेगा? फॉर रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग, ठीक है। ट्राइबल फार्मिंग में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो इसको आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है? नेक्स्ट बात होता है जैसे मान लो आप कुछ इनोवेशंस ले आए फार्मिंग में, ठीक है, कुछ इनोवेटिव फार्मिंग कर दिए आप, ठीक है, कुछ नया इनोवेटिव चीज़ रिसर्च करके कुछ इनोवेशंस ले आए, तो उसके लिए आपको मिलेगा जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, ठीक है। कौन सा मिलेगा? जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, ठीक है। फॉर किस लिए? ये फॉर इनोवेटिव फार्मर, कोई फार्मर है जो इनोवेटिव वर्क कर दिया तो उनके लिए मिलेगा। कोई डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको अवार्ड है तो उसका नाम है एनजी रांगा, एनजी रांगा। ये क्यों मिलता है? डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको, ये सब 2019 में आया है, ये चीज़ आपको पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है। 2019 में सारे अवार्ड आए हैं। और एक लास्ट देख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में मैंने 2-3 बार देखा है, ठीक है। A4 में एक बार मैंने देखा है अवार्ड से क्वेश्चंस, और उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्स में मैंने बहुत बार देखा है। उसमें आपको एक है हलदार ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड, हलदार ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड, ठीक है, 2019। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत दिया जाता है। और इसमें आपको, अगर आप मान लो बात करो अवार्ड का, तो इसमें आपको 1 लाख रुपया मिलता है, 1 लाख कैश, ठीक है, कैश 1 लाख मिलता है। और एलिजिबिलिटी क्या है? मान लो इसमें एलिजिबल होना है, ठीक है, एलिजिबल होना है तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस किस में? ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ अवार्ड्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, चीज़ों को देख लेना क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है ना कि अभी एग्ज़ाम में देखो बेसिकली ना बहुत चीज़ें बच नहीं गई हैं A4 में पूछने के लिए, तो वो ना बाउंस बैक करेंगे, पीछे वाली चीज़ों को पकड़ेंगे और पूछेंगे। तो PYQs को देख के आपको चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देख के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है हम लोगों को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है सेंटर ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन, सेंटर ऑफ ऑरिजिन। सेंटर ऑफ ऑरिजिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन सा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा पोटैटो,
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पोटैटो कहाँ का ऑरिजिनेशन है, ये किस देश का है, तो पोटैटो ऑरिजिनेट फ्रॉम पेरू। ठीक है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, पर कुछ कुछ चीज़ों से ये पूछ दिया जाता है। जैसे आपको पता है काउपी, ठीक है, अब काउपी आपको नहीं पता होगा, काउपी अफ्रीका में ऑरिजिनेट हुआ है। हाँ, काउपी अफ्रीका में ऑरिजिनेट हुआ है। आपको जैसे जो जो ना सूखे वाले जो है ना, जैसे ज्वार, ठीक है, ज्वार देखोगे आपको ज्वार अफ्रीका से आया। ठीक है, आपको बाजरा देख लो, बाजरा, बाजरा आपको अफ्रीका से आया है। ठीक है, अरहर देख रहे हो, जो भी ये जो कम पानी वाले जो क्रॉप्स हैं ना, वो अफ्रीका से आए हुए हैं। काउपी हो गया, अरहर हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब अफ्रीका से आए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो चीज़ें देखेंगे ना, सबसे पहले कि इंडिया में कौन कौन से ऑरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके, इंडिया। ठीक है, इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से ऑरिजिनेट हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कॉटन, कॉटन इंडिया का ऑरिजिनेट है। फिर ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है वो भी इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में देख लेंगे कौन कौन से हुए, कॉटन और ब्रिंजल। पोटैटो, पेरू बहुत बार आपने सुना होगा ना। ठीक है, फिर आपको पता होगा मूंग। हाँ, मूंग कहाँ है, मूंग इंडिया का है। देखो यहाँ पे आपको बाजरा, अरहर हो गया, काउपी हो गया, ये सब अफ्रीका का है, पर मूंग जो है वो इंडिया का है। ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब ना बहुत सारे क्रॉप्स जो है ना वो चाइना से भी ऑरिजिनेट हुए हैं। कहाँ से हुए हैं, चाइना से। तो चाइना से कौन कौन से क्रॉप ऑरिजिनेट हुए हैं, तो चाइना से हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो चाइना से ऑरिजिनेट हुआ है वो है सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे मस्टर्ड, मस्टर्ड ये भी चाइना से है। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या देखोगे, नेक्स्ट आपको टी, टी भी चाइना से। ठीक है, तो चाइना, तीन चीज़ चाइना से ऑरिजिनेट हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देख लेना है। शुगर केन, शुगर केन जो है वो कहाँ का ऑरिजिनेशन है, ये है न्यू गिनिया का, न्यू गिनिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट राइस और वीट होता है। ठीक है, बेसिक चीज़, राइस कहाँ का, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, पूरा जो एशिया देखोगे ना, उसके साउथ ईस्ट पार्ट में राइस पाया गया था। वहीं पे वीट की बात करोगे ना, तो ये होगा साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस देख लेना, क्योंकि राइस वीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो साउथ वेस्ट एशिया है ना, यहाँ पे आपको ये जो नॉर्मल ग्राम होता है ना, ये भी आपको पाया जाएगा। कौन सा, ग्राम। ठीक है, ये भी साउथ वेस्ट एशिया में ही पाया जाता है। फिर आपको, आपने नाम सुना होगा मीज़, मीज़ कहाँ से, मीज़ है मेक्सिको से, मीज़ मेक्सिको में पाया जाता था। टोबैको, टोबैको कहाँ मिलता है, टोबैको मिलता था, पाया गया है सेंट्रल अमेरिका से। ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, सेंट्रल अमेरिका। ग्राउंड नट, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड नट कहाँ से, ब्राज़ील, ग्राउंड नट फ्रॉम ब्राज़ील। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें क्यों हम लोगों को देखना था। सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन में, सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन हमारा हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने को है सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फाउंडर, फाउंडर और यू कैन से फादर। ठीक है, फाउंडर एंड फादर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, पर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सुने होंगे गोल्डन रेवोल्यूशन, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 1 में गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है, ये है आपको डॉक्टर KL चड्डा। ठीक है, KL चड्डा। और आप पेडोलॉजी जो होता है ना, सॉइल साइंस वाला पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के फादर कौन है, ये है VV डोकुचेव। ठीक है, ओके। टिलेज, फादर ऑफ टिलेज, टिलेज के फादर कौन है, जेथरो टूल। ठीक है, ये जो दो तीन चीज़ें हैं इनको आपको देख लेना है। नेक्स्ट और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जनरल एग्रीकल्चर में आता है
उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है एक ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो, ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है? देखो, जब कल्टीवेशन जो होता है क्रॉप्स का, वो इंटायरली डिपेंड ऑन रेनफॉल कंडीशन, रेनफेड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली डिपेंड ऑन किस पे होता है? रेन। बारिश होगी कल्टीवेशन होगा, बारिश नहीं होगी कल्टीवेशन नहीं होगा, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप के फार्मिंग आते हैं, ठीक है। 3 तरह के फार्मिंग आते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। ये कौन कौन सा होता है? एक होता है ड्राई फार्मिंग, ठीक है। एक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, और एक होता है आपको रेन फेड फार्मिंग, ठीक है। देखो, 3 तरह के फार्मिंग इसके अंदर आते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है वो हमने देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो रेनफॉल जो होता है ना, वो 750 mm से कम होता है रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल बहुत कम होता है उन जगहों पे जहाँ पे ड्राई फार्मिंग होता है। ड्राई फार्मिंग किसको कहते हैं? जहाँ रेनफॉल 750 mm से कम हो रहा है। वहीं पे ड्राई लैंड फार्मिंग जो होता है ना, वो 750 mm से 1150 mm के बीच में अगर रेनफॉल हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रेनफॉल का, ठीक है, रेनफॉल का। चलो, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग में क्या होता है? यहाँ पे 1150 mm से ज़्यादा होता है रेन। 1150 mm से अगर ज़्यादा रेन हो रहा है तो उस प्लेस को हम लोग रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग देख पाएंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे रेन फेड फार्मिंग हो गया और ड्राई लैंड फार्मिंग हो गया, इन चीज़ों में डिफरेंसेस क्या होता है, क्या मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितने दिन का होता है, ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। देखो, हम लोग एक डिफरेंस निकालेंगे। किस चीज़ का डिफरेंस? पहले हम लोग लिख लेंगे आपको ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग कौन सा? जिसमें आपको 750 से 1150 mm तक होता है, और एक होता है रेन फेड फार्मिंग। एक क्या होता है? रेन फेड फार्मिंग, ठीक है। ये दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इन दोनों में। देखो, सबसे पहले हम लोग देखना है ड्राई लैंड फार्मिंग कौन होता है। देखो, ड्राई लैंड फार्मिंग इसको बोल रहे हैं हम, है ना, जिसमें रेनफॉल कितना हो रहा है? 750 से 1150 mm। और रेन फेड फार्मिंग में इसको बोल रहे हैं जो 1150 mm से ज़्यादा रेनफॉल की बातें कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितना दिन का होता है। अगर ड्राई लैंड फार्मिंग है तो हम लोग पहले बात करेंगे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 200 डेज से कम होता है ड्राई लैंड फार्मिंग में। वहीं पे अगर रेन फेड फार्मिंग की बात करें तो 200 डेज से ज़्यादा होता है रेन फेड फार्मिंग में। ग्रोइंग सीजन कैसा इसको इसमें होता है? ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, जहाँ पे कोई भी क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं, वो रीजन कैसा है, ठीक है। ग्रोइंग रीजन कैसा है? तो ग्रोइंग रीजन ड्राई लैंड फार्मिंग का एरिड हो सकता है, ऑल बिकॉज रेनफॉल कम है, ठीक है। सब एरिड हो सकता है। मे बी देयर इज़ ए चांस कि आपका रेनफॉल जो है वो 1150 के करीब जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है सब एरिड प्लेसेस, सब एरिड चांसेस हो सकते हैं। फिर आपको सब ह्यूमिड हो सकता है, सब ह्यूमिड एरिया, सब ह्यूमिड रेनफॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इधर बात करें रेनफेड एरिया में, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ह्यूमिड रीजन में ही होगा, ह्यूमिड होगा या सब ह्यूमिड होगा, ऑल बिकॉज कि यहाँ पे रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में 1150 से ज़्यादा है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, क्रॉपिंग सिस्टम,
कैसा क्रॉप्स होगा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम, कैसे क्रॉप्स होंगे। तो देखो ड्राईलैंड फार्मिंग में जनरली सिंगल क्रॉप्स होते हैं या मिक्स्ड होते हैं, डबल नहीं होते हैं, ठीक है, या इंटर क्रॉप आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरली मिलेगा सिंगल क्रॉपिंग या आपको डबल नहीं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, बट वहीं रेन फेड एरिया में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको डबल इंटर क्रॉपिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था दोनों का डिफरेंसेस। जनरली मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ये जो चीज़ है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन चीज़ों को आप देख लेना। ग्रोइंग रीजन इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछ देगा कि ड्राईलैंड फार्मिंग में ग्रोइंग रीजन कैसा होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, है ना, छोटा सा बॉक्स बना दिए। चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे जो जनरल एग्रीकल्चर में काम आता है, और बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ देते हैं। इसी बार पूछा गया था लीफ एरिया इंडेक्स, LAI क्या है, LAI है लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसका यूनिट पूछा था, ठीक है। लीफ एरिया इंडेक्स होता क्या जनरली, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इट्स अ टोटल लीफ एरिया बाय ग्राउंड एरिया, ठीक है, टोटल लीफ एरिया बाय ग्राउंड एरिया। इसका यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर बाय केजी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। बहुत लोगों ने गलती किया, बहुत लोगों को सेंटीमीटर बाय मीटर लगा, जो भी लगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी बेसिकली 3 सालों से देखा जा रहा है ना, ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो बहुत आ रहा है। उसी तरह एक हम लोग देखेंगे LER क्या होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, क्या है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली पहले इसका फॉर्मूला से आप समझो क्या बता रहा है। यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग 2 क्रॉप, एक क्रॉप का रख लो A, दूसरा क्रॉप का नाम रख लो B। तो अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं, साथ में क्रॉपिंग करते हैं, और अगर हम लोग उसका यील्ड देखते हैं कि कितना होता है और डिवाइड करते हैं, अगर बस एक क्रॉप को हम लोग अगर यील्ड देखें तो इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि इसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितना है। अगर LER जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है 1 से ज़्यादा आता है, मान लो यहाँ पे इसका आ गया 10 kg, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसका आ गया 10 kg, एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल। मान लो यहाँ पे आ जाता है इसका 20 kg, ठीक है, और यहाँ आ जाता है ये 15 kg, है ना, 15 kg। तो ये ना 1 से तो ज़्यादा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा आपको, 1.23 समथिंग, है ना। तो ये 1 से ज़्यादा है। तो इफ़, है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफ़ LER इक्वल मोर देन 1, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है। इंटरक्रॉपिंग इज बेनिफिशियल, मतलब सोल क्रॉपिंग से तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसका मेन तात्पर्य यही है। सोल क्रॉपिंग से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इंटरक्रॉपिंग यहाँ पे बेनिफिशियल है। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बेसिकली होता है टोटल क्रॉपिंग एरिया बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। जैसे ये मान लो टोटल क्रॉपिंग एरिया बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को आप CI से भी बात कर सकते हो, CI
ऐसे भी पूछ सकता है कि CI क्या होता है। और देखो इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, CI ऑफ इंडिया, बेसिकली क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया का 135% है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है, CRI, ये क्या है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है ये, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ रूट क्रॉप रोटेशन। मान लो क्रॉप रोटेशन कर रहे हो तो उसमें कुछ नंबर ऑफ क्रॉप से तो क्रॉप रोटेट कर रहे होगे ना, तो इसमें होगा नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन। ठीक है, बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन इंटू 100। ठीक है, ये पूरा CRI का फॉर्मूला है। ठीक है, CRI का क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन बाय 100। ठीक है, CRI जनरली डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का नापा जाता है, और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो CRI होता है फॉर 3 ईयर्स, आपने सुना होगा, ये होता है आपको पैडी, पोटैटो, शुगर केन, अरहर और वीट का। हाँ, जनरली बहुत फेमस है CRI आपको 2 ईयर्स का, आपने सुना होगा अगर आप पढ़े होगे तो। 1 ईयर का अगर हम लोग करते हैं, 1 ईयर का CRI ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स का CRI देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर की बात करें तो राइस के साथ P लगाते हैं, इसका CRI इंटेंसिटी 200% है। अगर 2 ईयर्स की बात करें, 2 ईयर्स की बात करें तो ये होगा आपको ग्राउंडनट, वीट, शुगर केन। ठीक है, ये 2 ईयर के लिए ग्राउंडनट, वीट, शुगर केन लगाते हैं, और इसका क्रॉप इंटेंसिटी 150% होता है। वही 3 ईयर्स के लिए अगर हो तो ये भी बहुत फेमस है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। अगर 3 ईयर्स के हैं तो ये है पैडी, पोटैटो, शुगर केन, अरहर, वीट, 166%। ठीक है, ये आपको CRI स्टेजेस है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ऐसे ही एक क्वेश्चन है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को एकदम इग्नोर मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, HI, ये क्या है भाई, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है ना, कि इकोनॉमिक यील्ड जितना होता है ना ग्रेन का, हाँ, डिवाइड करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल यील्ड से। बायोलॉजिकल यील्ड क्या होता है, देखो इकोनॉमिक ग्रेन जब हम लोग उगाएं तो बस तुमको तो क्या दिखा कि बस चावल का दाना दिखा, पर बायोलॉजिकल यील्ड जब वो उगता है ना तो उसमें स्ट्रॉज, ग्रेन, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो उन चीज़ों से हम लोग डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं, तो उससे हम लोग को वो हार्वेस्टिंग यील्ड मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड क्या हो गया, जैसे मैं बताया, जैसे जैसे ग्रेन को आप इकोनॉमिकल यील्ड ले लो, और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या हो गया, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। ठीक है, बाकी जितने चीज़ होते हैं ना सबको ले लो, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ इंटू 100 कर दो, है ना, ये हो गया आपको हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, CE, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CE। C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ये क्या होता है, ये एक होता है सिंक बाय सोर्स इंटू 100। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस अगर आपसे पूछे तो इसमें लिखेंगे सिंक बाय सोर्स इंटू 100। देखो ये सोर्स और सिंक क्या है, ठीक है, देखो सोर्स का मतलब होता है ना, सोर्स में वो पार्ट होता है प्लांट का, प्लांट पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है,
जनरली कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया। और सिंक किसको बोलेंगे? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको स्टोर होता है, स्टोरेज एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कौन सा जगह होता है? अगर एक पूरा प्लांट में देखें तो ग्रीन जो पोर्शन होता है ना, मान लो आपको एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो ग्रेन्स जो होता है ना, वो जनरली उसको आप एक प्लेस होता है जहाँ पे स्टोरेज होता है फोटोसिंथेसिस का, आप उसको ग्रीन बोल सकते हो। अगर हम लोग बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो में आप बोल सकते हो पोटैटो के स्टेम जो होता है, हाँ, अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में स्टेम हो गया वो जो सिंक एरिया है, ठीक है। आप ये बात कर सकते हो जैसे रूट्स हो गया, किसमें? शुगर बीट में रूट हो गया सिंक एरिया। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग सिंक बोलते हैं और सोर्स बोलते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस जनरली अकर होता है। चलो, तो 35 मिनट्स हो गए। 35 मिनट्स की एक क्लास रखेंगे हम लोग, है ना। हर दिन एक एक क्लास करेंगे, धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, जल्दी कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वी हैव इनफ टाइम, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे देखो अभी हम लोगों ने किया ना CRI, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, LER, देखो इसी बार आ गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को करेंगे। अभी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स करना है, ठीक है। हम लोगों को इवेपोट्रांसपिरेशंस करने हैं, ठीक है। सीवियर ड्रॉट किसको बोलते हैं, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेंगे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे देखते चलते हैं। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। और जो भी चीज़ हो, जो भी क्वेरी हो, वो मुझे करते रहना, वो मुझे कमेंट में बताते रहना, ताकि मैं भी अवेयर रहूँ कि सब सही चल रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप मुझे रिस्ट्रिक्ट करते रहना कि यार क्या इशू है, क्या नहीं इशू है, सब चीज़ बताते रहना, ताकि मैं उन चीज़ों पे काम कर पाऊँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।